हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आपकी जो आगामी परीक्षा है आरओ की परीक्षा और यूपी पीसीएस 2024 की जो परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में हम लोग घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन को कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी जो है कि बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया गया है और बायोलॉजी के साथ साथ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को चला रहे थे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की आज हम लोग पढ़ेंगे 34 लेक्चर्स, जो आपके 4 से 5 और लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि मैंने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जो कि पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और उसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो मोटी मोटी किताबें आप देखते हो 500 पेजों की घटना चक्र, इसको मैंने केवल और केवल 40 पेजेस में जो है कि कंप्लीट कर दिया है। कैसे किया है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पर क्लास की अपडेट मिलेगी। लेकिन मैं आज शाम को पॉसिबल होगा तो आज शाम को ही मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में पूरी डिटेल से जो है कि आपसे डिस्कस कर लूंगा, किस तरीके से हम उसकी स्टडी करेंगे, कैसे वो बेनिफिट रहेगी, जो आपके लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्लास। तो इन सभी चीजों के लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट एडिशन की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो वीडियो के नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर लगा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या जहां पे मोर लिख के आता है वीडियो के नीचे वहां पे, और वहां से आप इसको जो है कि चेकआउट करके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी लेके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल विद्युत ऊर्जा। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों विद्युत ऊर्जा को, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा में पहले पॉइंट पे पढ़ा था हम लोगों ने तापीय ऊर्जा, यानी कि जो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट है उसके द्वारा हम लोग जो है कि तापीय एनर्जी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कोयला आधारित ईंधनों को पढ़ा, जिसकी बात अगर मैं पूरी करूं तो 57% के आसपास होती है। और जिसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तापी के बाद नाभिकीय ऊर्जा, जो कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगा रहे हैं कई जगह, जैसे कैगा में लगा हुआ है कर्नाटक के, रावत भाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से जो यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका भी लगभग 1.7% जो है कि हमारी पूरी विद्युत ऊर्जा में योगदान है। अब तीसरे नंबर पे इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे 6.4% के आसपास जल विद्युत का हमारे पास योगदान है, जिसमें आप देखोगे गुजरात और तमिलनाडु के तट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जल विद्युत में। तो हम इस पूरी चीज को अब यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक होता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि जल विद्युत वहीं प्रोडक्शन हो सकता है जहां पे जल की लगातार हमारे पास क्या रहना चाहिए, अपवाह तंत्र रहना चाहिए। और हिमालय की जो नदियां तंत्र है, तो वहां पे क्या है कि दोस्तों हिमालय से जो नदियां होती हैं वो 12 महीने जो है कि बहती रहती हैं, उनमें पानी रहता है प्रॉपर। जैसे आप देखोगे कि आपकी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, ताप्ती हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, तो ये प्रमुख नदियां हैं। और सिंधु नदी को हम देख सकते हैं, झेलम, सतलज, तो ये सब प्रमुख नदियां हैं जहां से हमें लगातार पानी की आपूर्ति हो सकती है, और उस आपूर्ति का हम प्रयोग जल विद्युत के रूप में कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 ईस्वी में वर्तमान पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रोपोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। तो ध्यान देना कि जो दार्जिलिंग का हिस्सा है वहां पे सिद्रोपोंग या सिद्राबाग इसी नाम से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये पहली जल विद्युत थी 1897-98। दूसरी जल विद्युत ऊर्जा अगर आप देखोगे तो 1902 में शिव समुद्रम, ध्यान देना, शिव समुद्रम कर्नाटक में, जो कि कावेरी नदी पर जो है कि कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया। तो किस नदी पर है ये शिव समुद्रम? कोलार मतलब कावेरी नदी पे। और शिव समुद्रम कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई 1975 में, और इसी तरीके से एनटीपीसी की भी स्थापना हुई थी 1975 में। लेकिन 1977 में सबसे पहला इन्होंने अपना थर्मल पावर प्लांट लगाया था दोस्तों। कहाँ पे? वो लगाया था आपके सिंगरौली में। और सिंगरौली कहाँ पे? यूपी में। हालांकि ये यूपी प्लस एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है, लेकिन सिंगरौली में एनटीपीसी ने सबसे पहली यूनिट लगाई। उसी तरीके से आप देखोगे नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 हुई, और जिसके बाद हमने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब जल विद्युत में, इसमें पर्याप्त हमें सुधार देखने को मिल पाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे यहाँ पे परियोजनाओं का नाम क्या है और वो किस नदी पर है,
और उनकी क्षमता कमीशन तो खैर लिखने की जरूरत नहीं, उनका राज्य पढ़ना है। जैसे बैरासियूल, अब ये बैरासियूल नाम देख के ही आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये कहाँ पर है। तो बैरासियूल आप देखोगे तो ये रावी की सहायक नदी है और मुख्य रूप से ये हिमाचल प्रदेश में है। तो बैरासियूल कहाँ होगी, हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरीके से लोकटक, अब लोकटक नदी मतलब झील तो आपको पता है कि मणिपुर में है, तो इसको आसानी से कर लोगे कि लोकटक झील पे ही मणिपुर इम्फाल में। वहीं सलाल की बात करें, सलाल जल विद्युत परियोजना, तो ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में। टनकपुर, टनकपुर दोस्तों ये ऐसी जगह है जहां पे मां पूर्णागिरि देवी का मंदिर भी है और जो शारदा बैराज है ना आपका नेपाल बॉर्डर पे, वहां से कनेक्टेड है। तो शारदा जिसे महाकाली नदी भी कहा जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। वहीं अगर आप देखोगे चमेरा वन जो कि रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। उरी नंबर 1 झेलम जम्मू कश्मीर, ये वही उरी है जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा अटैक किया गया था हमारे जवानों शहीदों पर, जो शहीद हो गए। तो उरी अटैक के नाम से आपने देखी होगी, एक मूवी भी है विकी कौशल की, तो उससे रिलेटेड ये जगह है। रंगीत की बात करेंगे तो ये रंगीत सिक्किम में है और आपको बता दूं कि ये जो रंगीत है ये दोस्तों कोसी नदी की सहायक नदी मानी जाती है, बहुत ही प्रमुख नदी है ये उसकी सहायक नदी में। चमेरा सेकंड की बात करेंगे तो ये भी रावी पे हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और धौली गंगा की बात करें तो धौली गंगा उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज बस करेक्शन कर लेना, ये जो मैंने आपको अभी रंगीत नदी के बारे में बताया कि जो कोसी की सहायक नदी है, इसको गलत है, कोसी नहीं है बल्कि दोस्तों तिस्ता है, ध्यान देना तिस्ता। तिस्ता जो कि सिक्किम से होते हुए निकलती है और आपके बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। तो रंगीत किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तिस्ता, कोसी नहीं होगा, मैं दोबारा सही कर दे रहा हूं। और यहाँ पर हमने धौली गंगा पढ़ लिया। फिर दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो कि यह भी चिनाब नदी पर ही है और यह जम्मू कश्मीर में है। ओमकारेश्वर की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है। तिस्ता 5 की बात करेंगे तो ये तिस्ता नदी पर है सिक्किम में। सेवा थर्ड, चमेरा, अब ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं और हम आगे देखते हैं कि कोई अगर और इंपॉर्टेंट होगी तो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे किशन गंगा, कई बार पूछता है किशन गंगा किस पर है, तो सामान्यतः किशन गंगा नदी पर ही है और ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं सुबनसिरी लोवर की बात करें तो ये सुबनसिरी पर है, अरुणाचल प्रदेश और असम, इसमें दोनों राज्य शामिल हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है उसके द्वारा जो जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी आपने किसको पढ़ा, एनएचपीसी को, जिसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी। एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, मतलब हाइड्रो मतलब जल विद्युत, लेकिन अब हम पढ़ेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये केवल तापीय ऊर्जा में ही नहीं बल्कि जल विद्युत में भी अपना योगदान लेती हैं। जैसे कोलदम हो गया सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में हो गया। वहीं टिहरी आप देख सकते हो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट है। हालांकि भागीरथी अगर ऑप्शन ना हो तो आपको भिलांगना नदी लगाना होगा, क्योंकि मुख्य रूप से भिलांगना और भागीरथी के संगम पर है। अगर ऑप्शन भागीरथी और भिलांगना दोनों होगा तो मैं क्वेश्चन एमसीक्यूज में बताऊंगा कि आपको कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट सही लेना है। वहीं एक रंगा नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इस तरीके से ये लास्ट की 2 और हैं, कोपिली जो कि कोपिली नदी पर ही है असम, और इसी कोपिली नदी के तट पर ही और इसी नदी के तट पे एक बहुत ही पुराना शहर और बहुत ही प्रमुख शहर है कामरूप नगर। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये असम में ही है। और वहीं एक कामेंग नदी होती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आती है, इस पर भी एक जल विद्युत परियोजना देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग गया कि हमने कल की क्लास में पढ़ी थी तापीय विद्युत एनर्जी जो लगभग 57% योगदान देती है। फिर हमने पढ़ा था नाभिकीय एनर्जी जो लगभग 1.7% योगदान देती है। दूसरा आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों जल विद्युत परियोजना, जिसके अंतर्गत हम 6.4% का योगदान लगभग देख रहे हैं। तो पूरी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी 100% जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इतना योगदान तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें पहला एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित में से कहां जल विद्युत गृह की स्थित है। तो कहां पे स्थित है, ये कोयना में स्थित है। अब यहां पे देखना है कि कहां जल विद्युत, जैसे नेवेली की बात करेंगे तो नेवेली आपका आता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में मिलता है आपको लिग्नाइट कोयला। और लिग्नाइट कोयला मिलने का मतलब हो गया कि कोयला पे कौन सी होती है, तो ये होती है तापीय एनर्जी। कौन सी होती है, तापीय एनर्जी। ट्रांबे की बात करेंगे काठगोदाम की तो ये सब अलग हो जाएंगे, जबकि कोयना की बात करेंगे तो ये नदी पर स्थित है और जल विद्युत परियोजना है। कहाँ की है ये, तो कोयना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर ही निर्मित बांध है, जिसके पीछे शिवाजी सागर झील। कौन सी सागर झील है दोस्तों, शिवाजी सागर झील। और इस बांध से ही जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। कहां पर है ये राणा प्रताप सागर, तो ये राजस्थान में है। कहां पर है दोस्तों, राजस्थान में है।
राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कोटा राजस्थान में स्थापित है और यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल पर स्थित है। कहां पर है जवाहर सागर? तो ये चंबल पर स्थित है और ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अब ध्यान देना कि ये जो जवाहर सागर है दोस्तों, अगर इस पे आप देखोगे तो एक तो हो गया चंबल पे जवाहर सागर, दूसरा हो गया राणा सागर और मतलब राणा प्रताप सागर, और तीसरा एक आता है इस पे गांधी सागर। अब बात करें अगर, तो जवाहर और राणा ये दोनों ही आपके राजस्थान में हैं, लेकिन वहीं गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो ये आपका एमपी में आ जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है जवाहर सागर जल विद्युत किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। क्लियर है इतनी बात? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने ये तुरंत ही बताया आपको, तो ये राजस्थान में हो जाएगी। और राजस्थान में कौन सी है? जवाहर है। जबकि एमपी में कौन सी है? गांधी सागर है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? हालांकि 2017 का आंकड़ा है, उस समय 10% था, लेकिन अब ये घट के केवल 6% के आसपास रह गया है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे ऊर्जा का विविध सेक्शन। अब विविध सेक्शन में देखते हैं जो बचे हुए पॉइंट है, जैसे ऊर्जा के साधन के रूप में हम कोयले का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, परमाणु ऊर्जा, व्यावसायिक स्रोत, ये सभी के सभी गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं। गैर नवीकरणीय या परंपरागत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमें हजारों करोड़ों वर्षों के मलबे के जमे होने के बाद तैयार जो प्रोडक्ट मिल रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको हम जीवाश्मिक ईंधन या फिर परंपरागत भी कहते हैं। लेकिन इसकी समस्या क्या है कि ये आगे आने वाले 100 साल, 50 साल, 200 साल बाद ये समाप्त भी हो सकते हैं। और जब ऐसे में समाप्त हो जाएंगे तो आगे की जो पीढ़ी है उसको बिजली की प्रोडक्शन कहाँ से हम देंगे? क्योंकि हमने तो पूरा जीवाश्म ईंधन खत्म कर लिया अपनी उपभोक्ताओं की हिसाब से या अपने उपभोग के हिसाब से। लेकिन अब इनको दोबारा बनने में भी हजारों साल लग सकते हैं, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं जीवाश्म को तैयार होने में, जो इस तरीके से ईंधन के रूप में तैयार होंगे। इसीलिए दुनिया के द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि अब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें, जो कि एक कह सकते हो कि असीमित स्रोत है। अब सूर्य की एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी, जो कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। जब पृथ्वी के जो सौरमंडल में है पृथ्वी, उस पर सूर्य की जितनी भी रोशनी पड़ रही है, जिसके लिए आप देखोगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सहयोग से इसको शुरू किया गया, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। तो इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में। जल विद्युत महासागर 70% है हमारे पृथ्वी पर, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आने वाले जो ज्वार भाटा है, टाइडल एनर्जी, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। हवा कभी कंप्लीट खत्म नहीं होगी, वायु हमेशा बनी रहेगी, तो हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि परंपरागत और गैर नवीकरणीय जो साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर समझेंगे, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापी और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी की सभी जो है कि आपकी क्या है, गैर व्यावसायिक या गैर परंपरागत स्रोत है। इट मीन्स कि परंपरागत नहीं है, तो फिर क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। अब एक वर्ड आपको बताता हूँ, ये भूतापी एनर्जी, ये कई बार दोस्तों पूछा गया है। दो शब्द आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। पहला शब्द है भूतापी एनर्जी और दूसरा है प्राकृतिक गैस। इसके शब्द में ही लगता है कि नेचुरल गैस का मतलब हो गया, ऐसा लगेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा है, जबकि ये होता है आपका पारंपरिक जीवाश्मी। जबकि यहाँ भूतापी जो एनर्जी है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन से तैयार होती है, हमारी भूपर्पटी में जितनी हीट पैदा हो रही है सूर्य के प्रकाश से एब्जॉर्ब होती है, उसको हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। तो ये भी आपकी नवीकरणीय है। ये कई बार प्रश्न में दिखाऊंगा, अभी जब करेंगे हम लोग एमसीक्यू, उसमें कई बार पूछा गया है कि भूतापी ऊर्जा नवीकरणीय है या परंपरागत है, और कई बार इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये दोनों वर्ड याद रखने आपको। चलिए, नवीकरणीय संसाधन तक पढ़ा। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना होती रहती है। इट मीन्स कि खत्म नहीं होती है। और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2008 को समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। तो मैंने यही तो बताया कि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, जिसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए, जल शुद्धिकरण, विद्युत निर्माण आदि में हम कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा क्या होगी, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। भारत में पूरे 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर से सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर हम देखें
कि भारत कर्क रेखा 0 डिग्री के मध्य में जो है कि आधा पूरा भारत हमारा आता है, तो हम वहां पे लगभग 300 दिन तक पूरे भारत में हम सोलर एनर्जी को प्राप्त करते हैं। अगर हम उसे यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये बेहतर साधन हो सकता है। भारत में रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बन गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। एक उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला भी है दोस्तों, जो मुरादाबाद बरेली के पास है, लेकिन यहाँ पे ये रामपुरा गांव की बात कर रहा है, इसीलिए मैं आपको इस चीज को टास्क के रूप में देता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये गांव कहाँ पर है, मतलब किस जिले में है। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक मतलब ऊर्जा से संचालित, ये जो है कि संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि जगह है। जैसे तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना, कोस्टल रीजन, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, बीच वगैरह होते हैं, वहां पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं और उन हवाओं का प्रयोग करके हम विंड एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, टरबाइन को प्रोड्यूस करके। महाराष्ट्र में सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर उत्सर्जित करने की जो इसके लिए 500 टावर लगाए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश में भूमि स्तर से ऊपर 100 मीटर पर 302.25 गीगावाट और 120 मीटर ऊपर होने पर 695.20 गीगावाट कुल पवन ऊर्जा की क्षमता है। यानी ये कह रही है रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, कि भारत में अगर आप जमीन से 100 मीटर ऊपर जाओगे तो आपको 302 गीगावाट का प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर 100 की जगह अगर हम बस 20 मीटर और बढ़ जाएं, टोटल 120 मीटर अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो 695 गीगावाट कुल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 100 मीटर से 20 मीटर और ऊपर जाते ही हम डबल प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। 300 का डबल 695 हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है पवन विद्युत संभाव्यता गीगावाट वाले शीर्ष राज्य, ऊंचाई के आधार पर दिया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा 31 दिसंबर 2022 तक के हिसाब से स्थापित क्षमता के संदर्भ में पहला स्थान किसको दिया गया है? तमिलनाडु को। दूसरा स्थान आपके गुजरात को दिया गया है, तीसरा कर्नाटक को। तो ये 3 आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। पहला नंबर तमिलनाडु का, दूसरा गुजरात का, तीसरा कर्नाटक का था। और इस अवधि में पवन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 41.9 गीगावाट है। समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि ज्वार भाटा जो है कि दिन में 2 बार आता है, 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आएगा। ज्वार का मतलब क्या होता है? जब समुद्र की लहरें तट के पास आकर बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं तो उन्हें हम कहते हैं ज्वार, और जब बहुत तेजी से नीचे गिर के पीछे हट जाती हैं तो उसे हम कहते हैं भाटा। तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं का प्रयोग करके हम अपनी पूरी 7500 किलोमीटर की जो कोस्टल रेंज है 9 राज्यों में विस्तारित, यानी गुजरात से शुरू करेंगे अगर हम पश्चिमी तट पे, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन 9 राज्यों की तटीय सीमा का हम प्रयोग करके समुद्री मार्ग से ज्वारीय ऊर्जा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। देखो कितनी क्षमता है, लगभग 12,000 से ऊपर। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, जैसा कि पहला है आपका कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, जिसका पहले नाम था कैम्बे की खाड़ी। लेकिन आज भी एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि गुजरात का तटीय क्षेत्र है और यहाँ उच्चतम ज्वारीय रेंज लगभग 8 से 11 मीटर तक की हो जाती है। दूसरा क्षेत्र आता है आपका पश्चिम बंगाल का, यानी एक पश्चिमी क्षेत्र पे है और एक पूर्वी क्षेत्र पे है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का जो डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मिलन होता है, वहां पर जो है कि, और भूतापीय ऊर्जा से क्या आशा है, तो अब इसे समझ लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से आशा है कि भूपटल की ऊष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गेसर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र 2012 में आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना हो गया है, इसके खम्मम जिले में स्थापित किया गया। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण भी बोलते हैं बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में भी स्थित है। यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। और मणिकर्ण के अलावा कसोल हो गया, खीरगंगा हो गया,
पूगा हो गया, ये सब भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। तो कसोल, खीरगंगा, पूगा ये तीनों ही किसके लिए फेमस हैं? मणिकर्ण की तरह गर्म पानी के स्रोतों के रूप में। भारत 2019-20 में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान कितना है? 9.99%। 9.99% जो है कि इसका ऊर्जा स्रोत होता है। आगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए स्थान दिया हुआ है और यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत दिए हुए हैं कि कौन सी चीज मतलब ऊर्जा कहाँ पर आप किस प्रोडक्शन से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पावागढ़ की बात कर रहा है तो ये सौर एनर्जी के लिए फेमस होता है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कर्नाटक के लिए है। ताता पानी की बात करेंगे तो ये आपका भूतापी के लिए फेमस होता है और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और मुप्पदल की बात करेंगे तो ये पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। और काकरापार जो कि आपका गुजरात में है, ये आपका एटॉमिक एनर्जी है और हमने कल ही इसके बारे में पढ़ लिया था। तो आप आइए नीचे व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए पावागढ़ दे रहा है कर्नाटक में जो कि सोलर एनर्जी के लिए है। तातापानी छत्तीसगढ़ में भूतापी एनर्जी के लिए। मुप्पदल की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है पवन ऊर्जा के लिए। और काकरापार की बात करेंगे गुजरात में तो परमाणु यानी आणविक के लिए है। दूसरा प्रश्न है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो भाई सबसे अधिक कहाँ पे सोलर एनर्जी आएगा? हमारे राजस्थान में तो सबसे अधिक तापमान जो है कि बढ़ता रहता है सूर्य का, तो राजस्थान सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम देखें कि 31 दिसंबर 2021 तक की अगर रिपोर्ट देखें तो राजस्थान में लगभग 142 गीगावाट की जो है कि क्षमता है। यहाँ पर अब ऊर्जा संयंत्र है, ऊर्जा के प्रकार है, हालांकि दो ऑप्शन इधर है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैसे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कुडनकुलम को डेवलप करने में किसका सहयोग लिया गया? तो रूसी देश का सहयोग लिया गया है। और यह रूस के सहयोग से तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम स्थान पर निर्मित है। चमेरा ऊर्जा संयंत्र जलीय ऊर्जा संयंत्र, ये कौन सा है? जलीय, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मैंने आपको बताया था चमेरा जब पढ़ा रहा था अभी बॉक्स में, और आप देख सकते हो बीओ के एग्जाम 2019 में ही पूछा गया है, जो कि रावी नदी पर स्थित है। पतरातू की बात करेंगे जो कि झारखंड में आता है, एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में। ये वही रामगढ़ है दोस्तों जहां पे बसंती जो है कि जिस रामगढ़ की आटा की चक्की मतलब चक्की का आटा खाती थी और गब्बर पूछता था कि बसंती तुम किस चक्की का आटा खाती हो। ग्वाल पहाड़ी पर सौर ऊर्जा संयंत्र है जो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और वो विंड एनर्जी के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे लगभग 500 से अधिक जो है कि पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, 500 से अधिक टावर। अब यहाँ पर देखें, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो तमिलनाडु और गुजरात, क्योंकि पहला स्थान तमिलनाडु को दिया गया है, दूसरा स्थान गुजरात को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि ये 2013 का प्रश्न है, लेकिन अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें 31 दिसंबर 2022 तक की, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का होगा और दूसरे स्थान पे हमारा वर्तमान में गुजरात है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे महाराष्ट्र है। 7वां प्रश्न देखेंगे हम, भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। तो ये बात सही है क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन जो है कि प्रोडक्शन वो कम होता जा रहा है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि भारत में अभी गांव-गांव तक जो है कि एनर्जी नहीं है, गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो भाई जब लाइट नहीं है तो उपभोग कहां से होगा? तो न्यूनतम होगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। यही बात गलत है क्योंकि गैर पारंपरिक का मतलब हो गया नवीकरणीय ऊर्जा, जबकि मैंने कल की क्लास में बताया था कि तापीय एनर्जी का जो योगदान है वो 57% है। नाभिकीय एनर्जी की बात करेंगे तो लगभग 1.7% है। और अगर हम बात करें
कि नवीकरणीय एनर्जी की, तो लगभग 29% इनका योगदान है, 1% से कम नहीं। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की, वो स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में, जो कि पूरे के पूरे एशिया में सबसे बड़ी स्थित है। और कहाँ पे? मुप्पीडाल, जो कि मुप्पांडल जिसे हम कह सकते हैं, तो इस नाम से इसको जानते हैं। फिर 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में ज्वारीय शक्ति सबसे अच्छी कहाँ मिलेगी हमें? खंभात की खाड़ी में, या इसे हम कच्छ की खाड़ी भी कह सकते हैं, और या फिर हम इसे कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर कैम्बे की खाड़ी वर्ड का प्रयोग भी कर लेता है, और ये गुजरात में स्थित है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? अब ध्यान देना कि पहला तो गुजरात वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, जिसमें कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, और दूसरा हमने सुंदरवन डेल्टा पढ़ा था पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, खंभात की खाड़ी दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सही मानेंगे। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि सर कच्छ की खाड़ी भी तो दिया है, लेकिन उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका खंभात की खाड़ी होगा। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर हैं? तो भावनगर में, यानी गुजरात में आपको लगाना है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो आप देखोगे NHPC, और ये हमने पढ़ा था नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में होती, और ये जल विद्युत से संबंधित है। क्लियर है इतनी बात? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो 2006 में तो गुजरात था, लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, तो आप देखोगे कि बिजली के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितनी थी? तो भाई ये तो थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। लेकिन आज की बात करें तो आज जो है कि, अच्छा इसका आंकड़ा नहीं दिया है अभी तक, देखें आगे, नहीं दिया है। अच्छा अब यहां पर देखते हैं, रामपुरा जो कि भारत में प्रथम गांव है सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला, वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता, ये वित्तीय रुग्णता का मतलब क्या है दोस्तों? कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो है कि इनकी स्थिति खराब है। इन कारणों पर विचार करना है कि जो राज्य विद्युत बोर्ड है हमारे यहाँ भारत में, जितने भी अलग अलग राज्यों के, उनकी वित्तीय स्थिति क्यों खराब है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना, तो बिल्कुल यह बात सही है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो हो सकता है राजनीतिक कारण, और एक होता है सामाजिक कल्याणकारी कारण। अगर देखा जाए तो कृषि के स्तर पे जो किसान हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजली के जो बिल आते हैं उसे भर सके, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत छोटे स्तर पे होता है, गेहूं, चावल, धान, यही सब होता है। तो सरकार क्या कहती है कि उन किसानों का भी भला हो सके, और जो गरीब परिवार के लोग हैं जिनको 200-300 रुपए एक महीने का बिजली का बिल भरना होता है, वो फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि उनके घर में एक आध लाइट जलती है, एक पंखा होता है, एक आध कूलर। हालांकि अब वो बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन भरते वो 300 रुपए है। लेकिन इतना हमारा उत्पादन का लागत नहीं है, मतलब हम बिजली को सस्ता करके दे रहे हैं, जबकि बिजली हम बना रहे हैं महंगी। तो कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति खराब होगी, क्योंकि आप खर्च कर रहे हो 10 रुपए एक यूनिट पे, और आप दे रहे हो किसानों को 2 रुपए प्रति यूनिट, तो 8 रुपए की भरपाई कहां से करोगे? ये तो नुकसान होगा। तो ये चीज हो गई। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा है। इट मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिजली को, उसमें चोरी वगैरह बहुत होती है, कटिया मारना वगैरह, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, बिल्कुल कह सकते हो कि कमर्शियल ऑटोनॉमी में जो है कि कमी है। बहुत सारा वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होते हैं, इस वजह से वो अपनी प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन नहीं कर पाते। वहीं राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है, मतलब सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे भी करना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो चारों ही ऑप्शन सही है, जिसकी वजह से जो राज्य विद्युत बोर्ड है ये रुग्णता की ओर बढ़ रहा है, यानी इनकी इस आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है यहां पर,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत है और अवस्थिति। तो मणिकर्ण कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी जो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, जबकि अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्त पानी ये आपका उड़ीसा में है। लेकिन अभी आपने एक पढ़ा था ताता पानी, इसको कंफर्म करिएगा कि कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ज्वालामुखी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, न कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा भी जो है कि व्यावसायिक स्रोत में आती है। ये आपका बायोगैस हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बायोगैस। और आरओ के मेंस में है सौर और पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु विद्युत, वुडी, बायोमास ऊर्जा, ये सभी गैर व्यावसायिक या गैर परंपरागत, इट मीन्स की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो देखिए जल की ऊर्जा नवीनीकृत होती है, सूर्य की ऊर्जा नवीनीकृत, पृथ्वी की ऊर्जा नवीनीकृत, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये सभी के सभी नवीनीकृत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा गंगा परियोजना की बात करें तो कौन से कथन सही हैं? तो आप देखेंगे कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, तो ऊर्जा गंगा बिल्कुल सही बात है। और इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, यह भी सही बात है। यह ईरान से भारत तक फैली हुई है, यह गलत बात है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान तक नहीं है दोस्तों। ये आपका अगर आप देखोगे तो 24 अक्टूबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया, जिसके अंतर्गत बरौनी, गुवाहाटी एवं जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। और यह परियोजना पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, झारखंड राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने में सक्षम हो सकेगी। इट मीन्स कि इसमें कोई भी इंटरनेशनल कंट्री हमारे साथ अलायंस नहीं करती है। फिर अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन एंड दीव हो गया था। इसने 2018 में ही दीव पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। दीव का भौगोलिक क्षेत्र 42 वर्ग किलोमीटर है और यह अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से 13 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का आपस में विलय कर एक संघराज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो भाई सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखोगे, देखो क्षमता की बात होती तो हम कहते हैं कि भाई राजस्थान में क्षमता ज्यादा है, लेकिन वर्तमान में प्रोडक्शन जो सबसे अधिक हो रहा है वो कर्नाटक में हो रहा है। तो देखते हैं इसकी अगर कोई व्याख्या होगी तो पढ़ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दिए गए राज्यों में कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, लेकिन 31 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता का मतलब होता है कि एक संभावना है यहाँ पर कि हम इतनी ऊर्जा का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उस मामले में राजस्थान सबसे आगे होता है। 1 लाख मतलब 16,340 मेगावाट की क्षमता है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे अधिक कर्नाटक में ही हो रहा है। अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा जा रहा है 2021 के प्रश्न में अनवीनीकृत यानी कि नवीकरणीय नहीं पूछ रहा है, पारंपरिक पूछ रहा है। तो आप देखोगे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास ये तीनों ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लेकिन पेट्रोलियम की बात करें जो कि आपका जीवाश्मिक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन जिसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा या गैर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। तो ये तो था दोस्तों एनर्जी का चैप्टर, और अब हम शुरू करेंगे अपने उद्योग के चैप्टर को। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उद्योग में लौह एवं इस्पात उद्योग यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्यों कहा जाता है आधारभूत? क्योंकि आप किसी भी फैक्ट्री को भी अगर आप बना रहे होगे ना, तो वहां पे भी आपको लोहे की पाइपें और इस्पात वगैरह, स्टील वगैरह, ये सभी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो इसीलिए ये सबसे पहले माना जाएगा कि ये आपका आधारभूत जो है कि उद्योग माना जाएगा। ठीक है, ये आधारभूत उद्योग हो जाएगा। भारत में आधुनिक रूप में इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में
पोर्टो नोवो तमिलनाडु के पास किया गया, परंतु यह कारखाना कुछ समय बाद ही असफल हो गया। तो 1830 में पहला प्रयास था, लेकिन भारत में जब 1875 ईस्वी में पहली बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी लिमिटेड जो है कुल्टी, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, ये लोहे का सफल उत्पादन इसने शुरू किया पहली बार। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग इन शॉर्ट टिस्को बोलते हैं, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी द्वारा 1907 में साकची जो कि जमशेदपुर में एक नए कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 2022 की रिपोर्ट में 2021 में टाटा स्टील समूह ने विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी बन गई है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इतना अधिक इसका उत्पादन कर रहे हैं, इतना जो है कि निर्यात कर पा रहे हैं, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 30.59 मिलियन टन है। दूसरी कंपनी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी VISL, इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में हुई थी, भद्रावती नामक स्थान पर। इसे जो कच्चा लोहा मिलता है बाबा बूदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी खान से, कर्नाटक में जो कि है, वहीं चूना पत्थर इसे भंडी गुड्डा से प्राप्त होता है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ पर शक्ति के लिए ये लोग चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग करते हैं। शक्ति मतलब एनर्जी देने के लिए, यानी कि ताप देने के लिए, क्योंकि लोहा या स्टील गलाने के लिए आप कहीं ना कहीं आग तो जलाओगे, भट्टी जलाओगे, लेकिन उस भट्टी को जलाने के लिए भी उसमें कोयला वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे कोयला तो नहीं मिल पाता अच्छी क्वालिटी का, इसलिए यहाँ पे चारकोल और लकड़ी का प्रयोग कर लिया जाता है, जो कि मलनाड वन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। 1989 से यह ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। वर्ष 1908 में इसका विलय सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में पूरी तरह से हो गया 98 में, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया। इसीलिए जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसे हम लोग PC महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हैवी इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया था कि हमें भारी उद्योगों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारी उद्योगों में हम अधिक से अधिक लोगों को कामगार दे सकते हैं, रोजगार प्रदान करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, पूंजी क्रिएट करेंगे, तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। तो ऐसा ये PC महालनोबिस जी का सुझाव था, परामर्श था, इसीलिए इस मॉडल को हम लोग PC महालनोबिस मॉडल सेकंड पंचवर्षीय योजना कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आधारभूत उद्योग या हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया, जिसके अंतर्गत राउरकेला ओडिशा में, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना भी की गई सरकार के द्वारा। जैसे अगर आप और भी देखोगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे लोहा और इस्पात संयंत्र हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दक्षिण भारत और पूर्वी दक्षिण भारत की तरफ, जैसे बोकारो हो गया आपका, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु। तो ये जो मैंने लोकेशन बताई है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। तो सलेम मैंने कहाँ बताया आपको, तमिलनाडु में है लौह इस्पात। भद्रावती कहाँ बताया, कर्नाटक। विजयनगर कहाँ बताया, कर्नाटक। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। भिलाई की बात करें तो छत्तीसगढ़। राउरकेला की बात करें उड़ीसा। दुर्गापुर की बात करें पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर की बात करें झारखंड। बोकारो की बात करें झारखंड। बर्नपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल। तो देखिए पूरी की पूरी मैंने एक लोकेशन बना दी है, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किन क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग का अधिक से अधिक विकास हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या कारण थे, तो आप मैप के द्वारा आप बता सकते हो कि ये प्रमुख प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे इनका विकास हुआ है ज्यादातर। अब यहाँ देखते हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, और इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी एक थी उसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो राउरकेला और जर्मनी, तो इसको आप इन शॉर्ट आप कर सकते हो राजा, ठीक है, शॉर्ट ट्री। जैसे रा से क्या हो गया राउरकेला, किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से, तो राजा हो गया। और यह मैग्नीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है। यहाँ लौह अयस्क ओडिशा के सुंदरगढ़, क्योंझर अथवा केंदुझार जिलों से लाया जाता है। कोयला जो है कि बोकारो झरिया से लाया जाता है और तलचर के क्षेत्रों से लाया जाता है। तो इस तरीके से इसकी इंडस्ट्री को सभी कच्चे माल और ईंधन के
जो प्रोडक्ट थे वो सब मिल जाते थे आराम से। वहीं हीराकुंड से सस्ती पनबिजली आसानी से प्राप्त हो जाती थी। फिर दूसरा है राउरकेला के बाद भिलाई। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई संयंत्र की अगर हम बात करें तो ये रूस के सहयोग से बनी है। तो हमने नाम दे दिया एक ट्रिक बना के कि राजा भीरू। अब राजा का नाम भी होना चाहिए। तो राउरकेला जर्मनी, भीरू का मतलब हो गया भिलाई और रूस। इसकी सहायता से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पे, यहाँ पे IIT भिलाई भी है, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति डल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडारों से होती है। फिर आता है आपका दुर्गापुर, और दुर्गापुर ब्रिटेन, यानी कि हमने एक ट्रिक फिर से बना दी। राजा भीरू जो कि किस बिरादरी से थे? दुबे बिरादरी से। तो राजा भीरू दुबे, दू का मतलब हो गया दुर्गापुर और बे का मतलब हो गया ब्रिटेन। इसके सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई वर्धमान जिले के अंतर्गत आसनसोल के निकट। यहाँ पे जो गोवा क्षेत्र है लौह अयस्क के लिए, यहाँ से बोलनी खदान से इसे प्राप्त होता था। कोयला की बात करें तो झारखंड के झरिया बराकर से प्राप्त होता था। मैग्नीज की बात करें तो ओडिशा के क्योंझर से, ये वही क्योंझर है। चलिए आगे देखते हैं। तथा बिजली और जल दामोदर नदी से इसे प्राप्त हो जाता है। फिर आता है आपका बोकारो। बोकारो स्टील की अगर हम बात करेंगे तो बोकारो स्टील लिमिटेड ये झारखंड राज्य के बोकारो जिले में स्थित है, और ये भी रूस के सहयोग से बनाई गई थी, जिसको हमने एक ट्रिक बना दी थी बोरा। ठीक है, कि राजा भीरू दुबे ने बोरा मांगा। तो राजा में हो गया राउरकेला जर्मनी, भीरू में हो गया जो भिलाई और रूस, फिर उसके बाद दुबे में हो गया दुर्गापुर ब्रिटेन, और बोरा में हो गया आपका बोकारो और रूस हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से भी आप कर लोगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा मिलान करने के लिए कि कौन सी स्टील इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री किस देश के सहयोग से स्टैब्लिश की गई है। तो 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना भी की गई। फिर आगे देखते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, सोरा, डोलोमाइट, क्रोमियम, ये सभी प्रमुख हैं। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से ही इसे हम आयात करते हैं, और लगभग 93% हम पूरा का पूरा कोककारी जो कोकिंग कोयला है उसे आयात करते हैं, क्योंकि भारत में केवल लगभग 7% ही कोकिंग कोयला मिलता है, जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है कि पूर्ण नहीं है। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकेल के प्रयोग को लगाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है धब्बा रहित। कभी कभी प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा धब्बा रहित इस्पात या निष्कलंक इस्पात, यानी जिसपे कोई भी धब्बा नहीं है, जो है कि कोई भी इस पे दाग नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने घरों में जो बर्तन हम लोग प्रयोग करते हैं स्टील के, वो स्टेनलेस स्टील में ही आते हैं। और इन धातु को ही लौह धातु के साथ अगर हम मिला देते हैं तो कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील के जो प्रमुख घटक हैं वो क्रोमियम हो गए, निकेल हो गए, और लौह धातु और कार्बन, ये 4 चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। फिर विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है, और इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति बैलाडीला की खान के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग की कुछ प्रमुख इकाइयां जो कब बनी थी, कहाँ पर। जैसे बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में, उल्टी पश्चिम बंगाल में। टिस्को की बात करें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में झारखंड में बनी थी। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी 1923 भद्रावती कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर की बात करेंगे तो ये 1959 में पश्चिम बंगाल दुर्गापुर। बोकारो की बात करें 1964 बोकारो झारखंड में। सलेम इस्पात 1972 तमिलनाडु। विशाखापत्तनम 1971 आंध्र प्रदेश। फिर इसी तरीके से जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड 1994 में हॉसपेटे कर्नाटक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के लौह इस्पात कारखानों की कुछ स्थितियां हैं कि कहाँ कहाँ पर हुई, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे स्थान उनका कहाँ पे है, तो हमने पढ़ लिया जमशेदपुर में, एक टाटा प्रबंधन के अंतर्गत जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाना खोला गया है। तो उसको लौह अयस्कों की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो उड़ीसा के गुरु महिसानी से, मयूरभंज से, नोआमंडी खानों से। यानी उड़ीसा की खानों से हम झारखंड की जमशेदपुर जो टाटा इंडस्ट्री है उसको लौह अयस्क प्रदान करते हैं।
और उस लोहे को गलाने के लिए हमें जो तापीय ऊर्जा क्रिएट करनी है तो झरिया की खानों से कोयला मिल जाता है उसे, झारखंड उड़ीसा की खानों से उसे चूना पत्थर मिलता है, पानी भी तो चाहिए तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से डिमना नाला बांध से, और बांध बाजार की बात करेंगे तो कोलकाता बाजार मिलता है इसे। वहीं बर्नपुर की बात करें दूसरे नंबर पे जो पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पे झरिया और रानीगंज की खानों से इसे कोयला मिलता है, छोटा नागपुर पठार और क्योंझर से इसे लौह अयस्क मिलेगा, और चूना पत्थर मिलता है ओडिशा की खानों से। फिर इसके बाद भद्रावती की बात करें जो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना और छोटा उत्पादक भी है, इसे बाबा बूदन की पहाड़ी से लौह अयस्क मिलता है। वनों की लकड़ी से पश्चिमी घाट से जल प्राप्ति हो जाती है, कोयले वगैरह, और गंगूर से जो है कि चूना पत्थर मिलता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का, उसी तरीके से आप देख सकते हो कि बराकर और झरिया तापी क्षेत्रों से यहाँ से मिल जाता है। उसी तरीके से राउरकेला को लौह अयस्क मिलता है ओडिशा के सुंदरगढ़, क्योंझर और केंदुझार क्षेत्र से। झरिया, तलचर, हीराकुंड से जल विद्युत वगैरह, ये सभी चीजें आप इस तरीके से देख सकते हो। ये पीडीएफ में दिया हुआ है, और पीडीएफ के लिए आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां से मैसेज करके इंक्वायरी लेके आप पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, मोर वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब हमारा ये एमसीक्यू शुरू होगा, लेकिन इसको हम लोग करेंगे आपकी अगली क्लास में, क्योंकि अब वीडियो जो है कि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और ध्यान देना, शाम में ही दोस्तों मैं एक और क्लास लेकर आ रहा हूँ, जो कि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको जहाँ पे बता दी जाएगी कि किस तरीके से इसकी स्टडी करी जाएगी, किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म पे इसकी क्लासेस होंगी, और इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसकी जानकारी के लिए आप लोग डिस्कशन ग्रुप अर्थात टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हालांकि चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर भी आपको अपडेट्स मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।